हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री के अंदर एसएसटी में ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूरोप की फसलों के बारे में कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ के दीवानी हासिल की। फिर उन्होंने हमारी खेती पर अपने अधिकार जमाने शुरू किए और कई तरह की फसलें जो उनको रिक्वायर्ड थी उन्होंने उस पर भी अपना अधिकार जमाना शुरू किया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में नील की खेती के बारे में कि नील की डिमांड क्यों, भारतीय नील की डिमांड थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका जो कलर था, उसकी क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उन लोगों ने बस नील की खेती को लेकर भारत के अंदर ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, स्पेशली ब्रिटेन की बात करें तो उसमें नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढना प्रारंभ कर दिए थे। 18वीं शताब्दी यानी 1788 से लेके 1800 तक के अंदर आप देखेंगे तो उस दशक में बंगाल के कई क्षेत्रों के अंदर नील की खेती बहुत तेज़ी से होने लगी थी और पूरी भारत की जो नील थी वो पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में अच्छी तरह से छा गई थी। 1888 की बात करते तो केवल 30% हिस्सा था भारतीय नील का बाज़ार में ब्रिटेन में, जो 1810 में 95% जो हिस्सा है नील का भारत का हो गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता गया तो जो अंग्रेजी अफसर थे, व्यापारी थे, नील के एजेंट उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे और समय बीतते बीतते कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील को अपना कारोबार ध्यान देने के लिए नौकरियां था, मतलब उनको इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अवसर दिखाई देने लगे थे, भारी मुनाफा दिखने लग गया था और यही कारण है कि उन्होंने नौकरी छोड़कर नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। बागान के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वह विशाल खेत होता है जिसके मालिक होते हैं और वहाँ पर लोगों को जबरन काम कराया जाता है, जैसे हमारे चाय के बागान, कपास के बागान हैं, तंबाकू के बागान। तो ये बागान उन्होंने खरीदने शुरू किए और नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन लोगों के पास। उन्हें कंपनी ने नए नए बैंकों से कर्जे लेने के लिए, बैंक तैयार थे, उन्हें देना प्रारंभ कर दिया। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है निज, एक होता है रियायती। उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए उसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंट डोमिंगो के गुलामों की बगावत अगस्त 1791 जनवरी में। इस चित्र को दिखाया गया कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी के उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए थे और उन्होंने बागान जला दिए और उनके धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इस घटना की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नील की खेती क्या हो गई थी? ठप हो गई थी। अब गुलाम क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, वह सिर्फ मालिक के लिए कार्य करता है, मालिक के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वह अपनी इच्छा से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता है। हम चल रहे थे खेती के बारे में कि नील की खेती कैसे होती है। उसके दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, तो निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान जो होते थे, मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील की खेती का उत्पादन करते थे या वह ज़मीन खरीद लेते थे और दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पे लेते थे और मजदूरों को काम में लगाकर नील की खेती करवाते थे। यानी उस पर स्वामित्व अधिकार अकेले व्यक्ति विशेष का होता था जो अपने आप पैसा लगाता था और अपने अन्यों से कार्य करता। ऐसी निज खेती में क्या समस्याएं थी ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती। मैं आपको बता दूं, नील की खेती करते हैं तो नील की जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं और वो उपजाऊ भूमि के अंदर गहरे जाकर उसके सारे उपजाऊपन को एब्जॉर्व कर लेती है और अच्छी सी पैदावार होती है। परंतु एक बार कट जाने के बाद भूमि की उर्वरक शक्ति जो होती है, उसकी उपजाऊपना जो होता है, उसको समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे किसानों को नहीं पता, अभी बताते हैं हम आपको कि नील की खेती उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती है। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, वहाँ छोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बहुत बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीनें जहाँ कहीं भी उनको मिल सकती थी उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे हुए ज़मीन लेने के प्रयास करे, वहाँ के किसानों को वहाँ से हटा दिया। जब ऐसी सिचुएशन आती कि आपको बेघर कर दिया जाए तो टकराव और तनाव पैदा होता ही था।
मज़दूरों का इंतज़ाम करने का भी उनके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई भी बागान में आप मज़दूरों के बिना तो काम नहीं कर सकते। तो बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, और मज़दूरों की ज़रूरत में सबसे ज़्यादा उस समय होती थी जब नील की फसल और हमारे धान की फसल, जो चावल की फसल होती है, वो करीब साथ साथ होती थी। तो हमारे जो किसान हैं वो धान की खेती करने में व्यस्त रहते थे, तो उनको क्या होता था, नील की खेती के लिए किसान ही नहीं मिल पाते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे खेतों को चलने के लिए हलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती जब हम करते हैं तो हमको 2 हल चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किसी बागान मालिक के पास मान लीजिए 1000 बीघा ज़मीन है, तो 2000 हलों की ज़रूरत है। हलों को खरीदना, उनकी मेंटेनेंस करना, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसानों से हल भी नहीं मिलते थे, उनके लिए उन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय हमारे जो किसान थे, जो हमारा धान का उत्पादन करते थे, उस टाइम वो उसमें व्यस्त रहते थे, तो उनका चीज़ खाली नहीं लगी, तो वो दूसरों को कैसे देंगे, तो उनके पास समस्याएँ पैदा होने लगी। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम आती थी। बाकी ज़मीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है, यहाँ पर बीघा का मतलब बताया गया है। बीघा ज़मीन का एक माप होता है ना। और माप क्या है, ब्रिटिश शासन में सबसे पहले बीघे के आकार अलग अलग हुआ करता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब आते हम रियायतों की ज़मीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था में बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध करते थे, और कई बार गांव के मुखिया को रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बात भी कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा भी मिलता था। कर्जा लेने वाले रियायतों को कम से कम 25% नील पर ज़मीन पर क्या करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करा देते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, तो रैयतों को नया कर्जा मिल जाता था, और वह इस चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले से कर्ज से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आने लगा कि व्यवस्था बहुत कठोर थी। उन्हें नील की कीमत जो मिलती थी वह बहुत ही कम मिलती थी, और कर्जा का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब आप पैसा ले रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि आपकी जो नील है वो तो सस्ते दामों में खरीद रही है, और जो आपको कर्जा दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, बहुत अधिक पैसों पर दिया जा रहा है, ब्याज पे दिया जा रहा है। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत पे नील की खेती करे, क्योंकि आपको पता है नील की खेती के लिए उपजाऊ भूमि का होना जरूरी है। लेकिन नील के साथ क्या परेशानी होती थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, और मिट्टी की सारी ताकत को है जड़ें क्या होती थी, एब्जॉर्ब कर लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती करने की उस भूमि में क्या होती थी, उसमें खेती करने लायक वो भूमि नहीं रहती थी। यानी हमारी जो उपजाऊ भूमि होती थी वो क्या हो जाती थी, बंजर और बेकार भूमि हो जाती थी, जिस पर हम चाहें कि अब धन की खेती करें वो हम नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की नील की खेती के तरीके हैं, निज और रियायती, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अभी और नील के बारे में हम पढ़ेंगे कि नील विद्रोह क्या है उसके बाद क्या हुआ। तो हम पूरी तरह फसल जो नील की है, जिसने एक बहुत बड़ा संस्करण बनाया, एक इतिहास बनाया है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में